हाँ तो छात्रों, क्या हाल है आपके? मस्त। चलिए, अच्छी बात है। तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? होली कैसे बीती आप लोगों की? अच्छा ही बीता हो। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, आज मैं फिर से आपकी बायो की अगली क्लास लेकर आया हूँ। और बायो में पता ही है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गई है। तीसरा चैप्टर का मैंने कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको नर जनन, अब नर जनन में चार चीज़ें मुख्य होती हैं। पहला बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, वृषण, एक जोड़ी वृषण चाहिए। फिर सहायक पालिका चाहिए, ग्रंथि चाहिए। उसके बाद वाह्य जननांग चाहिए। ये चार चीज़ चाहिए, ठीक है। अब तो मैंने लास्ट में यहीं तक बताया था। अब अभी चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एक जोड़ी वृषण, ठीक है। अब ये वृषण आप देख सकते हैं, वृषण। तो हमने वृषण, लेकिन ये वृषण में अंदर जाने से पहले इसके बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए। जान लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वृषण जो है यह क्या करता है? ये वृषण क्या करेगा? ये वृषण का क्या काम है? वृषण जानते हैं, बाहर रहता है, कुछ इस टाइप से बना रहेगा आपको, ठीक है। ये है आपका। तो इसका मेन क्या काम होती है? तो ये जो है, यह शुक्राणु बनाता है। अर्थात इसके अंदर जो है ना, शुक्र जनक, इसको आप कह सकते हैं, यह शुक्र का ही पिता, इसके अंदर शुक्राणु बनते हैं। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। स्पर्मेटोजेनेसिस का ये क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। अब ये जो है शुक्राणु का निर्माण तो करेगा, तो ये क्यों करेगा, कैसे करेगा, थोड़ा इसको देखते हैं। और ये वृषण जो है यह बाहर क्यों रहता है? इसके पीछे क्या कारण है? बाहर रहने के पीछे आखिर हमारे शरीर के सारे अंग जो है, आंतरिक जो भी चीजें वो सब शरीर के अंदर है, इसको बाहर काहे बनाया गया है? चलिए, हाथ को बनाया गया है बाहर में, तो हाथ से तो सारा काम हम हाथ से करते हैं, तो हाथ का तो समझ में आ गई। पैर है, पैर अगर अंदर रहेगा तो हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए पैर को बनाया गया है आगे चलने के लिए, ठीक है। आंख अगर ना निकले, आंख शरीर के अंदर ही हो, तो क्या हम दुनिया देख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? तो आंख की जरूरत थी, इसीलिए ऊपर वाले ने देखा क्या किया, आंख को भी बाहर निकाल दिए। नाक ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। तो हमारे बाहर में जो भी अंगे हैं, उस सबका अपना अपना काम है, ठीक है। जो जरूरत के लायक जो अंग चाहिए कि इसको बाहर होना है, तो ये बाहर है। लेकिन ये वृषण है, इसका क्या काम है? आप बताइए, कौन सा काम करके देता है आपको? एक गिलास पानी मांगेंगे तो वृषण जाएगा, कुत्ते कुत्ते आपके लाकर दे देगा आपको? नहीं देगा। फिर ये किस लिए, इसको बाहर क्यों रखा गया है? तो पहले इतना आप समझ लेते हैं। तो ये जो है ना, इसका मेन काम जो होता है, इसको बाहर लाने के पीछे इसकी जो टेम्परेचर है हमारे शरीर का, वह टेम्परेचर अलग होती है। जबकि शुक्राणु निर्माण के लिए, हमें अपने संतति के उत्पन्न करने के लिए जो हम शुक्राणु हम बनाएंगे, हमारा शरीर जो शुक्राणु का निर्माण करेगा, उसको कुछ खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। आप जैसे देखते होंगे खेतों में हम फसल उगाते हैं, तो हर समय के अनुरूप अलग अलग फसल होती है। अब ये धान है तो गर्मी का सीजन है, गेहूं है तो उसको ठंडा, अगर हम गेहूं को जैसे गर्मी में बोएंगे तो क्या गेहूं निकलेगी? तो इसलिए हमारे शरीर के भी कुछ ऐसे चीजें होती है जो समय के अनुसार यानी टेम्परेचर के अनुसार काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वृषण जो है, पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये वृषण कब आती है। पहला तो है कि आती है, तो कब आती है? क्या जब मनुष्य का विकास प्रारंभ हो जाता है अंदर में, तो क्या 1 के 2 महीने के अंदर आ जाती है? कब आती है? क्या ये शुरू से ही बाहर रहता है, पहले इसी का विकास होता है?
बिल्कुल नहीं, ये तो जैसे शरीर के अंदर जैसे जैसे क्या कहते हैं वो कोशिका सेल वगैरह सब जो है ना युग्मनज बनती है, युग्मनज भ्रूण का निर्माण होता है उसका, तो वो ये जो है ना ये वृषण नर के शरीर में जब वो अपनी माँ की पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो 7वें महीने के बाद आती है, यानी 7वें महीने के दौरान यह वृषण जो है ना इसका निर्माण होता है। तो क्लियर हो गई वृषण कब आती है, 7वें महीने में। और इसको लाने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, FSH बोलते हैं इसको। FSH मतलब पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। यह गर्भावस्था के 7वें महीने के दौरान यह वृषण जो है ना, वृषण का निर्माण हो जाता है बाहर। और ये जब चलिए इसका निर्माण होता है तो आखिर इसको बाहर क्यों रखा जाता है? पहले तो अब हम यहां आए, तो पहले तो चलिए वृषण देखिए, ये क्या कहते हैं, ये वृषण जो है ये क्या करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। इसको बाहर क्यों रखा गया है? तो ये बाहर रखा गया है तो किस लिए रखा गया? तो कुछ न कुछ टेम्परेचर की जरूरत होगी, कुछ न कुछ तापमान की जरूरत होती है हार्मोन बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर के तापमान के अनुसार अगर हमारा जैसा ये शुक्राणु बन जाता तो फिर बाहर लाने की क्या जरूरत थी? जो इंसान को बनाने वाला जो ठेकेदार लोग थे, जो क्या कहते हैं वो ऊपर वाले, जो क्या कहें उसको, ईश्वर कहें या जो भी है, तो जब जैसे इंसान बनाने का काम किसी ठेकेदार को दिया गया और कहा गया कि एक ऐसा इंसान बनाओ जो खुद अपनी जनसंख्या, अपने अस्तित्व को बनाए रखे, तो जब इस पर मंथन किया गया, इसका डायग्राम वगैरह बनाया गया, इसका कौन से पार्ट्स कहां डालना है, जब इस पे हुआ तो बात आकर लास्ट में अटक जाती है कि आखिर ये वृषण जो है ये संतति उत्पन्न करने के लिए अगर इसका जैसा स्थान अंदर रहेगा, शरीर के अंदर रहेगा, तो फिर इसकी जैसे अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वो शुक्राणु के लिए जैसे एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। शरीर का जितना भी टेम्परेचर है उससे कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर इसको चाहिए। अब 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, तो वहां पर उसको हम ठंडा कैसे रखेंगे? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को क्या आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना आपके हाथ में है? तो जैसे ऑलरेडी बना हुआ है। कितना रहता है हमारे शरीर का टेम्परेचर? तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होती है वह चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। इसके निर्माण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, यानी तापमान जो चाहिए वो चाहिए 35 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री सेल्सियस के ताप। और हमारे शरीर का तापमान कितना है? मानव के शरीर का तापमान कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? 98.67 कुछ भी कह सकते हैं, 5। इतना टेम्परेचर जो होता है AF में आ जाती है, फॉरेनहाइट में, और सेंटीग्रेड में आएंगे तो इतना 37 डिग्री चाहिए। लेकिन ये शुक्राणु निर्माण के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 35 डिग्री चाहिए, 35 डिग्री के आसपास चाहिए। तो अर्थात आप देख सकते हैं कि यहाँ 37 डिग्री है, यहाँ 35 डिग्री, 2 डिग्री के आसपास कम हो रही है। तो उतना 2 डिग्री तक ही जैसे क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए उस जो वृषण है इसको बाहर रखने की प्रावधान हुआ कि अगर हम इसको शरीर के बाहर रख देते हैं तो इतना टेम्परेचर जैसे इसका मेंटेन हो जाएगी, 2 डिग्री कम हो जाएगी, और जिससे जो है ये शुक्राणु का निर्माण हो जाएगी और फिर इसकी अस्तित्व कायम हो सकती है। फिर चलिए ऐसा प्रस्ताव रखा गया, इंजीनियर साहब बोले चलो ठीक है, फिर कर दो, इसको बाहर ही कर दो, ठीक है। तो अब यही वजह है कि जैसे ये वृषण जो है हमारा, इसको शरीर के बाहर रखा जाता है। अब तो समझ में आ गई। और अगर ये बाहर नहीं होगा तो हमारे जैसे शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो फिर जैसे क्या कहते हैं युग्मक नहीं बनेगा, नर युग्मक नहीं बनेगा। जब युग्मक नहीं बनेगा तो फिर ये मादा के पास जाकर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मादा युग्मक भी बेचारी जैसे क्या कहते हैं इंतजार करते कहेगा इससे न कुछ होने वाला है। क्लियर है? तो
यहां पे इसीलिए वृषण को बाहर रखा गया है। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आखिर वृषण को बाहर क्यों रखा गया है। टेम्परेचर मेंटेन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम चाहिए, यानी 35 डिग्री के आसपास चाहिए। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है, तापमान कितना रहता है, 37 डिग्री के आसपास रहता है। क्लियर है? चलिए अब तो चलिए वृषण का मतलब समझ गए, शुक्रजनक शुक्राणु निर्माण के लिए। अब यह वृषण कब बाहर आता है, तो गर्भावस्था में, जैसे क्या कहते हैं, ये 7वें महीने के दौरान क्यों आता है, तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है, इसको एफएसएच कहते हैं, और इस हार्मोन जो है ना, वो उसको बाहर लेकर आता है अंदर से। यहां तक समझ में आ गई? यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन आप कह सकते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन आप कह सकते हैं। अब जो है, अब अगली बात आ जाती है, तो ये तो आपको अब ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, शुक्रजनक। दूसरा, गर्भावस्था ये कब होती है, तो ये तब होती है। चलिए अब है कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकती है कि अगर वृषण शरीर के बाहर नहीं आए तो क्या होगा। कभी कभी ऐसे भी केस देखे गए हैं, ऐसे भी बच्चे जन्म हुआ है उसका वृषण बाहर है ही नहीं, तो अब क्या कहेंगे उसको, अगर वृषण बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका शुक्राणु नहीं बनेगा। उसका शुक्राणु नहीं बनेगा तो क्या कहते हैं, फिर उसका खानदान, उसका वंश आगे नहीं जाएगा, वंश आगे नहीं जाएगा, संतति उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही ना होगा। तो इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, तो अगर वृषण शरीर के बाहर नहीं आता है तो क्या होगा, नर जो है, मनुष्य जो है, वह जनन कर पाएगा, बिल्कुल जनन नहीं कर पाएगा, वह अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। एक तरह से ना क्या कहते हैं, नपुंसक कह सकते हैं। ठीक है, तो वह जनन योग्य नहीं हो जाएगा, जनन अयोग्य हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरिलिटी हो जाएगा। वह मनुष्य जो है वह स्टेरिलाइज हो जाएगा। और ऐसे जब वृषण बाहर नहीं आती है तो इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकोइराइडिज्म कहते हैं। कोइडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकोइडिज्म कहा जाएगा इस परिस्थिति को जब वृषण बाहर नहीं आते हैं तो। ठीक है, ये आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर वृषण बाहर नहीं आता है तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आज के डेट में, पहले तो जैसे क्या कहते हैं, इतनी विज्ञान तरक्की नहीं कर चुका था, इतनी चिकित्सा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, तो वैसे लोगों को लोग हे दृष्टि से देखता था, अरे ये तो बचपन से ही वो है, चलो इसका ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आज के डेट में इसका भी समाधान हो गई है। ठीक है, तो आज के डेट में क्या होता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन अर्थात शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला जाता है, फिर वह जनन योग्य हो जाता है। तो ये तो अब क्लियर हो गई, तो इसका भी उपाय आज के डेट में आ गई है। अब है चौथा पॉइंट जो आपको याद रखनी है, वह है वृषण संक्रमण। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह उसमें कोई बीमारी हो जाए, उसमें कोई संक्रमण हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी ऐसा जैसे गंभीर परिस्थिति आ जाए उसमें वृषण संक्रमण, ठीक है, उसमें जिससे कि इतना गंभीर वो जैसे क्या कहते हैं संक्रमित हो जाए, जिससे कि अगर जैसे क्या कहते हैं डॉक्टर ये कहे कि अगर आपको इस व्यक्ति को जिंदा रखना है तो फिर उसको काट कर हटाना पड़ेगा, और हटाया भी जाता है ऑपरेशन के द्वारा। उसको जैसे लगाया जा सकता है तो हटाया भी तो जा सकता है ना, तो उसको हटा दिया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और जब इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, आर्किडेक्टोमी बोलते हैं, आर्किडेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, जब वृषण में गंभीर संक्रमण आ जाए, कैंसर वगैरह आ जाए, जिससे कि वह हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करे, तो उसको काट कर हटा दिया जाता है
और वो काट की हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी आप सुने होंगे अगर किसी के वक्ष अर्थात जैसे क्या कहते हैं ये स्तन ग्रंथि में कैंसर आ जाती है और गंभीर रूप से आ जाती है। अब ये स्तन ग्रंथि में कैंसर होने के पीछे कारण भी होती है कि आजकल तो नॉर्मली देखी जाती है कि जब बच्चे होते हैं तो लड़कियां अपना दूध पिलाना नहीं चाहती है, ठीक है, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। फलस्वरूप ये होता है कि उसके स्तन में कैंसर हो जाता है और परिणाम कभी कभी इतना गंभीर हो जाती है कि फिर उसको काट कर भी हटाना पड़ता है। और जब कभी कभी आप देखेंगे, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखते हैं, अगर स्तन ग्रंथि को हटाना पड़े तो इसको क्या बोलते हैं, मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। मेस्टेक्टोमी मतलब स्तन ग्रंथि को हटा देना, मेस्टेक्टोमी कहलाता है। क्वेश्चन आपको दे देगा स्तन ग्रंथि को हटाना क्या कहलाएगा, 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, तो मेस्टेक्टोमी। कभी कभी ये भी होता है कि किसी के जैसे गर्भ में भी जो है ना, यानी गर्भाशय में भी जैसे क्या कहते हैं वो भी संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होने की वजह से ऐसी नौबत आती है कि उसको भी हटाना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देख सकते हैं यहां पे हिस्टेक्टोमी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो खैर दूसरी बात है, तो जैसे जैसे उतना हमें नहीं जाना है उतना दूर तक, हमें केवल इससे मतलब है कि ये वृषण में अगर संक्रमण हो जाए तो शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको हटा दिया जाता है और उसको आर्किटेक्टोमी कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए ये 4 पॉइंट आपको याद हो गई, नहीं हो इसको नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद अब अगला आ जाता है, थोड़ा हम हाथी को हम बुला लेते हैं। अब ये आपने हाथी को कभी गौर से देखा है क्या, हाथी के पास आपने वृषण देखा, कभी दिखाई दिया? अगर आपने नहीं देखा तो गौर से जाकर देखिएगा, क्या हाथी के पास वृषण होता है? उसके वृषण शरीर के बाहर नहीं होते हैं, हाथी के पास वृषण नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे सर जब उसके पास वृषण होता ही नहीं है तो फिर उसकी अस्तित्व तो आज तक कायम कैसे है? आज जैसे क्या कहते हैं हाथी का बच्चा का बच्चा का बच्चा, ये कैसे चली आ रही है? यह प्रोसेस जो है सालों 10 सालों से कैसे हो रहा है, उसका अस्तित्व आज कैसे कायम है? अरे तो मैं ये कहता हूं नहीं है मतलब क्यों नहीं है, थोड़ा ये भी तो देख लेना। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास, उसके शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास रहती है, और जब शरीर का टेम्परेचर ही 35 डिग्री के आसपास हो तो फिर वैसे जानवर या वैसे शरीर का जो वृषण जो है उसको बाहर निकालने की क्या जरूरत है? इसीलिए ठेकेदार ने क्या किया, उसकी जरूरत नहीं समझी, और टेम्परेचर उसको उसके शरीर के अंदर ही मिल जाती है, इसीलिए उसके पास उसका जो वृषण होता है वह बाहर नहीं होता है। अब देख सकते हैं हाथी, उसके शरीर का जो टेम्परेचर है 35.9 होता है, ठीक है, अर्थात 96.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगी, जो वृषण के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि हर जानवर के जैसे ये टेम्परेचर अलग अलग होती है, इसीलिए इसे वृषण जो है ना, नो वृषण आउटसाइड, यानी वृषण बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसका वृषण आपको बाहर नहीं मिलेगी। चलिए तो ये आपने ये 5वां पॉइंट भी क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका वृषण बाहर नहीं होता है? 4 ऑप्शन रहेगा, मनुष्य, बंदर, हाथी, उसमें एक हाथी भी रहेगा तो आप सीधा हाथी मार सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, एक चमगादड़ को भी ले आते हैं, यह भी स्तनधारी प्राणी होते हैं और ये स्तनधारी होते हैं, लेकिन क्या आपने इसका देख सकते हैं ये वृषण आपने देखा? क्या इसके पास वृषण होते हैं? अब आप कहेंगे सर ये छोटी सी पक्षी के पास वृषण कौन देखने जाएगा, कहां मिलेगा? तो चलिए देखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं, उसके पास वृषण होता भी है और वृषण नहीं भी होता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी जीव है, ऐसा स्तनधारी प्राणी है कि जब उसे जनन
का समय उसका होता है तो उस समय उसके जो है ना वृषण बाहर आ जाते हैं, और जब उसका जनन का काम खत्म हो जाता है उसका क्या कहते हैं, वृषण शरीर के अंदर चले जाते हैं। क्या? अरे नहीं, इंसान में ऐसा नहीं। चलिए, तो अब आपको ये 6 पॉइंट जो है, क्वेश्चन इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी जैसे क्या कहते हैं, आपको नीट में कभी कभी ये क्वेश्चन इसमें से पूछ दी जाती है कि ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका वृषण कभी अंदर कभी बाहर रहता है, चमगादड़। तो यहां ये सारे पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, इसको आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, फिर मैं आपको इसके आगे कुछ बताता हूं। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं वृषण, इसके बनावट पे आ जाते हैं, देखते हैं वृषण को काट कर इसके अंदर कहां पे क्या है, शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वृषण, तो शायद कुछ ऐसे मिलेंगे हमें, ऐसे रहते हैं। तो इतना छोटा अगर मैं इसको बनाता हूं तो इतना छोटा बनाने से तो जैसे हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखना है, और जो एक तरफ जितनी चीजें होती है वही दूसरी तरफ भी होती है। तो मैं इसको क्या करता हूं ना कि मैं इसको बड़ा थोड़ा बनाता हूं एक। तो सबसे पहले हमने एक ये ले लेते हैं। चलिए ये भी सही होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक और ऐसे रहेगा। तो यह जो है यह आपका वृषण कोष, वृषण कोष कह सकते हैं। और वृषण, फिर इसको ले लें, पहले थोड़ा सा आप नाम वगैरह नोट कर ले, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर यहां पर क्या होता है, एक धागे नुमा एक पतला सा तंतु, ये इससे यह ज्वाइंट होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, गुबर्नेक्यूलस, गुबर्नेक्यूलस बोलते हैं इसको।
तो समझ में आ गई आपको। अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सब जो ये जो भी है आपके, इसको वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहेंगे, वृषण पालिका, वृषण पालिका। अब ये वृषण पालिका, ठीक है, अब ऐसे ऐसे कितने वृषण पालिका होंगे इसके अंदर, मतलब एक वृषण के अंदर ऐसे ऐसे 250 से 300 तक जो है वृषण पालिकाएं होंगे। आप मैं उतना तो बना नहीं पाऊंगा ना, इतना बड़ा फिर उतना बनाना पड़ेगा, वो तो छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी रहती है जो आपको दूरबीन से देखना पड़ता है। तो हमने जैसे 2-4 बना दी, और हर एक वृषण पालिका में शुक्र जनक नलिका होती है, और शुक्र जनक नलिका जो होती है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, 1 से 3 के बीच में ही होती है। अब जैसे चलिए शुक्र जनक नलिका भी बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, इसमें 1 2 इसमें 3 बना देता हूं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये क्या है, शुक्र जनक नलिका। यहां लिख देता हूं, शुक्र जनक नलिका। कोई दिक्कत यहां पे। अब शुक्र जनक नलिकाओं की संख्या क्या कहते हैं, 1 से 3 तक हो सकता है, यानी किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, तो 1 से 3 तक ही होगी। अब आप समझ लीजिए कि ऐसे वृषण पालिका इसमें कितना होगा, तो वृषण पालिका 250 250 से कितने होंगे, 250 से 300 के बीच में। अगर हम जैसे 250 या 300 ही मान लेते हैं, तो इसमें जैसे कितना है, इसकी शुक्र नलिका कितना मिलेगी, तो 1 से 3, किसी में 1 भी मिलेगा, किसी में 3 भी मिलेगा, किसी 2 में 2 भी मिलेगा। तो अगर मैं 2 ही को मानता हूं तो कितने नलिका निकल जाएंगे इसमें से, लगभग 600 के आसपास निकलेंगे। 600 भी निकल सकता है, 700 भी निकल सकते हैं, 800 भी निकल सकता है, 500 भी हो सकता है। तो 500 नलिकाएं ये यहां सारे जो है ना, ये सब यहां पे ये आप देख रहे हैं, ये अगर उतना निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नलिकाओं का एक जाल सा बन जाएगा, ठीक है। यहां पे नलिकाओं का, क्योंकि 600 नलिका को, 600 तारों को अगर आप बिजली की जो तार होती है वायरिंग को, अगर 600 तारों को एक साथ एक से क्या कहते हैं आप लेके चलेंगे या एक जगह इकट्ठा कर देंगे खोल खाल के, तो कैसा एक झिल्ली नुमा बन जाएगा, एक जैसे गुच्छा बंच बन जाएगी वहां पे। तो ये तो आपको समझ में आ गई शुक्र जनक नलिका। अब ये शुक्र जनक नलिका ये क्या करती है, इसी के अंदर तो शुक्राणु बनते हैं ना, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं शुक्र जनक नलिका को अलग बनाता हूं, क्योंकि इतना अंदर में होगा नहीं। तो चलिए इसमें से मैं कोई एक ले लेता हूं, कुछ इस टाइप से बना होता है ना, 2 बना लेते हैं, जो एक में होगा वही सब में होगा, जितने सारे चीजें एक नलिका में होगी उतना ही चीजें बाकी सभी नलिका में होगी। तो सबसे पहले जैसे हमने जैसे क्या कहते हैं यहां पे 2 शुक्रजनक नलिका बना दिया। अब इसको में क्या करेंगे हम,
इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से कोशिकाएं वगैरह सब जो होता है ना, ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोप्रिया। प्रोप्रिया। अब यहां जो देख रहे हैं, यहां भी कोई एक लंबा सा देख, क्या कहते हैं, एक आधारनुमा जो है ना कोशिकाएं होंगी। ये जो कोशिकाएं हैं, इसका क्या नाम है बताइए। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप में। ये सारे सहायक में आते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये कौन सी कोशिका होगी, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब यहां पे कुछ छोटे छोटे समूह में जो है ना कुछ और कोशिकाएं होंगी, ग्रुप में छोटे छोटे, देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। यही कोशिका जो है ना विभाजन के द्वारा क्या करेगी, शुक्राणु बनाएगी। यही कोशिका जो है बाद में चल के विकास करके क्या करता है, शुक्राणु। अब ये क्या है, जो ये जो ग्रुप है नर जर्म कोशिका है, वह क्या करेगा, ये सर्टोली कोशिका, इस कोशिका का क्या काम है, इसको पोषण प्रदान करना। ये क्या कहते हैं, ये कोशिका नोमा जैसे क्या कहते हैं, आधार है। तो ये सारे जर्म जो छोटे छोटे काफी सूक्ष्म है, वह क्या करेगा, इससे ये पोषण इससे प्रदान करेगा, यानी खाना पानी इसको यहीं से मिल जाएगा। और ये जब खाना पानी हो जाएगी तो फिर ये शुक्राणु बन जाएगा और इसके अंदर घुसता जाएगा। ये देख लीजिए, देख रहे हैं, है। तो यही जो है आपके शुक्राणु का निर्माण हो गया आपका, ठीक है। तो यही शुक्राणु का रूप ले लेता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए इसको आप जैसे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर ले, फिर अगले क्लास में इसके आगे जैसे क्या कहते हैं आप लोगों को बताई जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।